क्या एस्ट्रोलॉजी एक सरल फॉर्मूला बता सकती है जिससे एक इंसान आज के समय में एक सही लाइफ पार्टनर को चूज कर सके? जहां पर भी आपका शुक्र बैठा है उससे सप्तम भाव में देखिए। मान लीजिए हम चौथे भाव से शुरू होते हैं, आपका शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा है। अब चतुर्थ भाव के बिल्कुल ऑपोजिट 10th हाउस है, जी। तो आपका फर्स्ट रिलेशनशिप आपके जीवन में, जिसको आप शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको आपके वर्क प्लेस पे मिलेगा। कई लोग रिलेशनशिप्स में होते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उनका जो रिलेशनशिप है वो फाइनली मैरिज में कल्मिनेट होगा या नहीं। नवमांच का लगन, और अब मैं किसका नवमांच का लगन देख रहा हूँ, जो प्रोबेबल जिसकी कुंडली आप मुझे बताए। अगर लगन उसका खराब है, मतलब शनि राहु बैठे हैं, मंगल केतु बैठे हैं, दैट मीन्स कि उनका नज़रिया, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स मैरिज इज नॉट गुड। मेरा जो पार्टनर है उसका प्रोफेशन क्या होगा? आपके लगन से, नवमांच के लगन से चौथा और आपके स्पाउस से 10वां, वहां पे जो ग्रह बैठे हैं, अगर ग्रह नहीं बैठे हैं तो उस भाव का स्वामी आपके स्पाउस के प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करेगा। शादी के बाद वो दोनों एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम हो जाए लेकिन पहले ज्योतिष में इसका इंडिकेशन ना मिले? बिल्कुल है। कोई भी मैरिज लॉन्ग लास्ट करेगी और जैसे कहता है सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली लोग सेलिब्रेट करेंगे। देखिए, अक्सर हमारे अंदर ऐसे सवाल उठते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर कौन बनेगा? क्या हम जिस इंसान को डेट कर रहे हैं, जिसे हम पसंद करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, वो हमारा लाइफ पार्टनर बन सकता है? एस्ट्रोलॉजी इसको कैसे बताती है? क्या आप अपनी कुंडली में देख करके ये पता लगा सकते हैं कि यही इंसान आपका जीवन साथी बनने वाला है? अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपकी लाइफ में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, उसकी वजह आप कैसे डिकोड कर सकते हैं? आज इन सभी बातों को इस पॉडकास्ट में बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ, आपकी ही आध्यात्मिक यात्रा पे आपके साथ में माधवी वत्स, और इस बेहद खास डिस्कशन को आज हमारे साथ करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जुड़े हुए हैं नवनीत चितकारा सर, जिन्हें आप जानते हैं, आप बहुत पसंद करते हैं और आप उनको देखते हैं तो आपके अंतर मन में बहुत सारे सवाल आते हैं जिन्हें आप हमसे शेयर भी करते हैं। तो उन सवालों को ज़रूर शेयर करिए। और इस एपिसोड में नवनीत सर ने आज हमें बताया है कि क्या कुछ खास रेमेडीज़ होती हैं जिन्हें अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफ, आपकी मैरिज, आपके रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और ज़्यादा प्रॉस्पर हो जाएंगे। अगर आपका कोई इंसाइट है, कोई डिवाइन एक्सपीरियंस है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर मेंशन करिए। तो बिना देरी किया ये बहुत बहुत स्वागत करते हैं नवनीत सर का। स्वागत है सर स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू माधवी। सर, मैंने ऐसा देखा है कि जब भी हम बात करते हैं रिश्तों की, हम बात करते हैं शादी की, ख़ास करके आज की जनरेशन की, वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में होते हैं, बेंचिंग कर रहे होते हैं, सिचुएशनशिप कर रहे होते हैं, और उसमें भी वो कहीं एक सही लाइफ पार्टनर तलाश रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो लाइफ पार्टनर मिलता नहीं। माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं कि अगर वो अरेंज मैरिज की तरफ आगे बढ़ें तो उनको भी सही रिश्ता नहीं मिलता है। मैट्रिमोनीज भी हैं, बहुत कुछ है। क्या एस्ट्रोलॉजी एक सरल फॉर्मूला बता सकती है जिससे एक इंसान आज के समय में एक सही लाइफ पार्टनर को चूज कर सके? बिल्कुल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत प्यारा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए माधवी, ज्योतिष एक राइट डायरेक्शन की तरफ जाने का माध्यम है। जिंदगी में जब भी विवाह करना हो, और ये मैं सबको बताना चाहूँगा, राइट डायरेक्शन में सर्च बहुत ज़रूरी है। विवाह का कारक ग्रह शुक्र है, और हमने ऐसा भी सुना कि मेल की कुंडली में शुक्र और फीमेल की कुंडली में बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन विवाह का ओवरऑल कारक ग्रह जो है वो शुक्र है। किसी भी ग्रह से सप्तम भाव, जहाँ पर भी एक ग्रह बैठा है, उससे सप्तम भाव आपकी डिज़ायर होती है। आप वहाँ पर देख रहे होते हैं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर होती है लाइफ के अंदर।
सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, और एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा जी कि ज्योतिष में चार्ट हम हमेशा इन टोटैलिटी देखते हैं। जी ये दी प्रिंसिपल नहीं है, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स है, तो जहाँ से हम इनपुट ले सकते हैं। अब जहाँ पर भी आपका शुक्र बैठा है उससे सप्तम भाव में देखिए, हम एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे कि मान लीजिए हम चौथे भाव से शुरू होते हैं। आपका शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा है। अब चतुर्थ भाव के बिल्कुल ऑपोजिट 10th हाउस है, जी तो आपका फर्स्ट रिलेशनशिप आपके जीवन में, जिसको आप शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको आपके वर्क प्लेस पे मिलेगा, वर्क प्लेस में। क्योंकि उसके ऑपोजिट 10th हाउस है। शुक्र अगर शादी के लिए कहीं देखेगा तो वो 10th हाउस में देखेगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट। करियर से रिलेटेड है। करियर से रिलेटेड है, हो सकता है आपको स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आप अपना करियर बनाने गए या आप प्रोफेशनल लाइफ में गए, वहाँ पर आपको आपके स्पाउस मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। वन ऑफ द इनपुट। आगे बढ़ते हैं, पंचम भाव में अगर आपका शुक्र बैठा है तो 11वें भाव, 11वां भाव क्या होता है? आपके एल्डर सिबलिंग्स, आपके बड़े बहन भाई जो हैं वो 11वें भाव से देखे जाते हैं। समाज, सोसाइटी 11वें भाव से देखी जाती है। तो हो सकता है कि आपके स्पाउस को आपके बड़े बहन भाई आपके लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, या समाज में, सोसाइटी से आपको कोई रिश्ता आ जाए कि आप बैठे थे, आपके समाज में कोई आए उठ के बोले कि आपके लिए हमारे पास रिश्ता है। अभी मेरे एक फ्रेंड की शादी हुई है, उसकी सिस्टर ने ही इंट्रोड्यूस कराया। हाँ, बड़ी तो बहन ने। आप देखिए कि हो सकता है कि उनकी कुंडली में शुक्र पंचम भाव में बैठा हो, क्योंकि सिस्टर इन्वॉल्व थी और वो बड़ी बहन थी, राइट। तो ये 11वां भाव जो है रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए शुक्र छठे में है, तो छठे भाव से एग्जैक्टली ऑपोजिट 12वां भाव है। 12वां भाव क्या है? आपकी कुंडली का फॉरेन लैंड्स, फॉरेन सेटलमेंट, इन्वेस्टमेंट्स का, मेडिटेशन का। आप किसी मेडिटेशन इंस्टीट्यूट में गए, आप 15 दिन की एक मेडिटेशन रिट्रीट पे गए, वहाँ पर आपको कोई मिला और आपका विवाह हो गया, या फॉरेन लैंड्स में आपको कोई मिला, आपका वहाँ पहुँचे, जैसे ही पहुँचे आपका उनके साथ एक अच्छा संबंध बना और आपकी शादी हो गई। तो कोई ना कोई संबंध, आइसोलेशन, मेडिटेशन, फॉरेन सेटलमेंट, या आप किसी से इन्वेस्टमेंट प्लान लेने के लिए गए, चाहे मान लीजिए आप बैंक में ही गए, आप बोले मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, और आपकी बात हुई, बढ़ते 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 दोस्ती फिर शादी में कन्वर्ट हो गई। तो जहाँ पर 12वां भाव एक्टिवेटेड होता है, वहाँ से आपको आपके स्पाउस के लिए एक राइट डायरेक्शन मिल सकती है। मान लीजिए आपके सप्तम भाव में शुक्र बैठे और लगन को देख रहे हैं, ऐसे सिनेरियो में आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा इंडिविजुअली टू फाइंड अ लाइफ पार्टनर फॉर योर सेल्फ, क्योंकि शुक्र आपकी तरफ, आपकी इंटेलिजेंस की तरफ देख रहे हैं। ऐसे सिनेरियोज के अंदर आपको ये जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स, अकेले आप बैठे हैं रात को कंप्यूटर पे, आप काम कर रहे हैं, आप अपनी प्रोफाइल को अपलोड कर रहे हैं और दूसरों की प्रोफाइल देख रहे हैं, आप पे कर रहे हो उस चीज़ के लिए, दैट इज़ व्हेन वीनस इज इन द 7th हाउस, कि सारा कुछ आपके ऊपर है। अगर अष्टम भाव में आपका शुक्र बैठा है तो दूसरा भाव, आपका कुटुंब, आपकी रिश्तेदारी, आपका परिवार, दूर के चाचा, ताया, मामा, वो आपके लिए कोई ना कोई रिश्ता आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ये शुक्र अष्टम की स्टोरी है। इसी प्रकार अगर शुक्र नवम में है तो नवम भाव नहीं एक्टिव होगा, 3rd हाउस एक्टिव होगा। तीसरा, अगर शुक्र नवम में है तो 3rd हाउस। थर्ड, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया ना। तो आपके स्पाउस 3rd हाउस से आने के चांसेस है। कहाँ से आएंगे? हो सकता है आपके कोई यंगर सिबलिंग्स आपको कोई रिश्ता इंट्रोड्यूस कर दे, आपके पड़ोसी, राइट, कि पड़ोस से कोई आंटी आए, उन्होंने बोला कि ये रिश्ता है, आप कंसीडर करिए, वहाँ से शादी हो गई। इसी प्रकार अगर आपका शुक्र दशम भाव में है तो आपका परिवार, आपकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली आपके लिए एफर्ट करेगी कि इनकी शादी हो जाए। आपके मम्मी पापा, स्पेशली मदर, बहुत एक्टिवेटेड होंगे कि मुझे रिश्ता ढूंढना है अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए। शी इज़ फाइंडिंग हियर एंड देयर, हर जगह वो जा रही है। इसी प्रकार अगर आपका शुक्र 11वें में है तो पंचम भाव कॉलेज का एरिया है, आपकी ग्रेजुएशन पंचम भाव से देखी जाती है, आपका स्किल डेवलपमेंट पंचम भाव से देखा जाता है, लव, रोमांस,
ये पंचम भाव से देखा जाता है। तो देयर आर चांसेस कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, आपको वहाँ पे आपके स्पाउस मिले, और अगर आप एक एफर्ट कर रहे हैं तो यू मस्ट जॉइन सम इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपकी कोई स्किल डेवलपमेंट हो रही हो, एंड देन लुक फॉर पीपल देयर। अगर कोई आपके जैसे सिनेरियो वाला है तो आप अप्रोच कर सकते हैं एक दूसरे को। एक शादी में अप्रोच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट अप्रोचिंग, मैंने कई रिश्ते देखे हैं माधवी जी जिसमें लोगों को ना एक रिग्रेट है अपनी लाइफ में, और वो सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि उनकी बहुत अच्छी लड़की से शादी हो सकती थी और वो लड़की भी अंदर से तैयार थी, लेकिन उन्होंने अप्रोच ही नहीं किया। सर ऐसा पॉसिबल है कि अगर अप्रोच करेगा इंसान तो उसी से शादी हो जाएगी? जरूरी नहीं है, देयर इज चांस ऑफ रिजेक्शन, बट दैट रिग्रेट ऑफ रिजेक्शन is very small as compared to regret of not approaching anyone. क्योंकि मैंने तो देखा है कि लोग कहते आते हैं, लोग बहुत सारे लोग बिलीव भी करते हैं कि शादी तो भगवान के यहाँ से लिख के आती है, जिससे होनी होती इवेंचुअली उसी से होती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इवन मैं उस चीज़ से एग्री करता हूँ, लेकिन अब जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा घर पे पैदा होता है, आजकल ना लोग हमारे पास उनकी डिलीवरी को प्लान करने के लिए आते हैं कि नवनीत सर हमें अच्छा मुहूर्त, अच्छी कुंडली बना के दीजिए, इसमें हमने बेबी का जन्म चाहिए जी। अब आप कहते हैं कि वो मुहूर्त मैंने बनाया और पेरेंट्स इंटेलिजेंट थे, उन्होंने ये एफर्ट किया, लेकिन जो आत्मा जन्म लेने वाली है उसके कर्म ऐसे हैं कि उसने कोई ना कोई अच्छा कर्म किया हुआ कि उसके आने से पहले उनके माँ बाप और एक ज्योतिषी एफर्ट कर रहे हैं कि वो एक सही मुहूर्त में आ जाए। इसी सिनेरियो को आप मैरिज के ऊपर अप्लाई करिए कि आपका लाइफ पार्टनर और आपके प्रारब्ध के कर्म अच्छे होंगे, जिसकी वजह से आप एक ज्योतिषी को मिले, उसने आपको डायरेक्शन दिखाई और वो लाइफ पार्टनर आपको मिला, ये भी आपका ही कर्म है। इसीलिए मैरिजेस आर मेड इन हेवन। तो आज जो लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं तो ये भी उनका पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है कि ये डिस्कशन वो सुन ये उनका भाग्य है, एक अच्छा प्रारब्ध है, जिसकी वजह से वो हमारी डिस्कशन को सुन रहे हैं और अपने एफर्ट्स को उस डायरेक्शन में चैनलाइज करेंगे। ये सौभाग्य के बिना नहीं हो सकता। डिवाइन गाइडेंस की, इट्स अ डिवाइन गाइडेंस। अगर आपका शुक्र 12वें भाव में बैठा है तो छठा भाव मामा का है, क्योंकि आपके मदर से तीसरा, चौथे से तीसरा, आपके मामा, आपकी मैटरनल फैमिली से आपका रिश्ता आ सकता है। आप उनको अप्रोच करिए। डेली रूटीन में आप किसी से मिलते हैं, 6th हाउस इज योर डेली रूटीन, वहाँ से हो सकता है। या आपका किसी के साथ बहुत झगड़ा हुआ, कलेश हुआ, बाद में आपने रिकनसाइल किया और फिर शादी भी हो गई। ऐसे बहुत से सिनेरियोज होते हैं। उनका शुक्र 12वें में होता है और वो छठे भाव में देख रहे हैं कि दिस वाज अ कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप इन द बिगिनिंग, हम दुश्मन थे एक दूसरे के, एंड देन दे इवेंचुअली गॉट मैरिड। हाँ, बोलते हैं अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। एग्जैक्टली। वो, या आप छठा भाव रोग, शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, लिटिगेशंस में थे आप, राइट? आप हॉस्पिटल में थे, आप बीमार थे, यू वेंट देयर, यू मेट समवन, गॉट मैरिड। इसी तरह से अगर शुक्र लगन में होता है तो आपको अरेंज मैरिज के बहुत सारे रिश्ते आपके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, और आप जो 7th हाउस इज मैरिज, जब मैरिज का सिनेरियो आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है उसी समय आपका लाइफ पार्टनर आपके सामने आता है, या आपका कोई पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, वो आपके लिए लाइफ पार्टनर इंट्रोड्यूस कर देता है। या सप्तम भाव मॉल, मार्केट प्लेस है। 7th हाउस इज वेयर यू गो अराउंड एंड मूव एंड सो हो सकता है कि वो मार्केट में मिले, आप किसी शॉप पे गए, वो चीज़ सेल कर रहे थे, बहुत अच्छा रिलेशनशिप हुआ, देन यू फाइंड आउट कि वी आर नॉट मैरिड, देन वी गॉट मैरिड। सो यू आर अबाउट टू फाइंड योर लाइफ पार्टनर इन अ मार्केट प्लेस, जहाँ पर यू आर जस्ट रोमिंग एंड यू गॉट योर लाइफ पार्टनर, राइट? ये शुक्र की स्थिति, उसका जिस भाव में बैठे हैं, और अब उस ऑपोजिट भाव में मान लीजिए बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, कोई ग्रह बैठा है, तो वो ग्रह भी उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करेगा। ये काफ़ी मिस्टिकल है। अब यहाँ पर इसके कॉम्बिनेशंस बढ़ जाते हैं बहुत सारे, और ऑपोजिट हाउस की जो राशि है वो भी नेचर ऑफ इवेंट और नेचर ऑफ दैट प्लेस, उसमें हमें इनपुट लेनी होगी। लेकिन टू बिगिन विथ हमें शुक्र से सप्तम भाव देखना है टू फाइंड आउट अवर रिलेशनशिप। सर मैंने ऐसा भी देखा है कि कई लोग रिलेशनशिप्स में होते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उनका जो रिलेशनशिप है
वो फाइनली मैरिज में कल्मिनेट होगा या नहीं, जी उनके लिए हम कैसे बता सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू वो कैसे इस चीज़ को फाइंड आउट करें? देखिए, इसमें 2-3 पद्धतियां हैं और हो सकता है कि ज़्यादा पद्धतियां भी हों। जो मैं सबसे ज़्यादा जिस पद्धति पे मैं भरोसा करता हूँ वो प्रश्न पद्धति है। प्रश्न पद्धति। जिस समय वो सवाल मेरे से पूछा गया और मैं जहाँ पर बैठा था, मैं उस समय की कुंडली बनाऊंगा। अच्छा, समय की कुंडली। समय की कुंडली, प्रेजेंट समय। मान लीजिए आपने अभी मेरे से ये सवाल पूछा, तो मैं टाइम देखूंगा उस टाइम की जहाँ पर हम बैठे हैं उसकी कुंडली। मान लीजिए आप अमेरिका में बैठी हो कि मुझे ये सवाल कर रही होती, तो भी मैं अमेरिका की कुंडली नहीं बनाता, क्योंकि सवाल मेरे से पूछा गया तो मैं इस जगह की कुंडली बनाऊंगा। अच्छा, तो वो इंडियन राइट, टाइम और जोन के टाइम भी हिसाब मेरा से। ही होगा, आपका नहीं। अच्छा। जो जिस टाइम जोन में मैं हूँ उसकी कुंडली। और प्रश्न इतनी बड़ी पद्धति है कि जिसको ज्योतिष में 1-2 साल तक पढ़ा जा सकता है, रोज लेक्चर उस पर दिए जा सकते हैं। लेकिन एक मोटा मोटा सिनेरियो मैं आपको बता दूं कि अगर प्रश्न कुंडली में लगन फिक्स्ड राशि का आता है 2, 5, 8, 11, पॉसिबिलिटीज आर वेरी वेरी हाई परटेनिंग टू कि लग्नेश सप्तमेश की स्थिति कैसी, क्योंकि मैरिज का सवाल पूछा जा रहा है। हमें सप्तमेश की भी इनपुट लेनी है कि सप्तम भाव का स्वामी मूवेबल साइन में गया या फिक्स्ड में आया या ड्यूल में। अगर वो ड्यूल आता है तो फिर वो कंफ्यूजन फर्दर पैदा करता है कि मे बी मे नॉट बी। फिर सप्तम भाव और फिर उसी कुंडली का उपापदा लगन, उसी कुंडली का नवमांश में लगन को देखा जाता है, क्योंकि नवमांश का लगन विवाह का एटीट्यूड डिफाइन करता है कि किसी का नजरिया कैसा है शादी के लिए। अच्छा। कोई सीरियस है, कोई बचपना दिखाएगा, कोई स्ट्रांग है, वो नवमांश के लगन से पता लगता है। क्योंकि कभी कभी आप बाहर से बहुत दिखा रहे होते लोगों की मुझे शादी करनी है, लेकिन अंदर से मन नहीं होता है। तो जो बाहर का सिनेरियो है वो लगन कुंडली से, और आपके मन का सिनेरियो नवमांश से पता लगता है। नवमांश आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो प्रश्न पद्धति, अगर मूवेबल साइन 1, 4, 7, 10 आते हैं तो वो थोड़ा डाइसी वहाँ पे नज़र आता है। और फिर हमारा अगला स्टेप होता है कि सप्तम भाव को हम जाकर देखें और फिर नवमांश में जाके चेक करें, और हम कमिटमेंट किस लेवल पे होगी। कभी कभी हम उसको और भी डिविजनल चार्ट्स, जैसे हमारे पास उपपदा लगन होता है, उपपदा लगन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें लग्नेश की क्या स्थिति है, लगन में कौन से ग्रह बैठे हैं, सेकेंड हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं, इवन की दाराकारक ग्रह की जो पोजीशन है उसको हम देखते हैं कुंडली के अंदर। तो ये प्रश्न पद्धति पहली पद्धति हुई। दूसरी पद्धति जो है वो बेसिक ज्योतिष शास्त्र निकली है। जैसे मान लीजिए आप मुझे किसी की कुंडली दिखाते हैं और आप मुझे कहते हैं कि नहीं सर, आप मुझे बताइए कि ये मेरे से शादी करेगा। तो मैं सीधा नवमांश में जाऊंगा, नवमांश का लगन, और अब मैं किसका नवमांश का लगन देख रहा हूँ, जो प्रोबेबल जिसकी कुंडली आप मुझे बताए। अगर लगन उसका खराब है, मतलब शनि राहु बैठे हैं, मंगल केतु बैठे हैं, दैट मीन्स कि उनका नजरिया, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स मैरिज इज नॉट गुड। अच्छा, नॉट सीरियस एट नॉट सीरियस। जैसे मरकुरी अगर लगन में बैठा है तो आपके लिए बचपना होगा, कैजुअल अप्रोच। आप उसको सीरियसली पूछेंगे, वो बोलेगा आई एम थिंकिंग, आई एम डूइंग, या पहले तो मैं इतने बन जाओ, या पहले मैं इस लेवल पे बन जाऊं फिर हम शादी करेंगे। राइट। अगर बृहस्पति लगन में बैठा है तो आपका बहुत पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स मैरिज। इवन सूर्य की भी पॉजिटिव अप्रोच है, लेकिन थोड़ी डोमिनेटिंग है। अच्छा। कि लेट मी, आई विल डिसाइड कि हम कब करेंगे, करूँगा ज़रूर आपके साथ। राइट। अगर मंगल है तो वो अग्रेसिव है, आर्ग्यूमेंटेटिव अप्रोच है टुवर्ड्स द मैरिज, डोमिनेटिंग भी होगा, इम्पल्सिव भी होगा। एकदम से बोलेगा मुझे नहीं करनी, अगले दिन बोलेगा चलो आज शादी करते हैं। दैट्स व्हाट मंगल डज इन द लग्न। राइट। शुक्र है तो वो बहुत डिवोशनल है, चंद्र है तो बहुत रोमांटिक एंड डिवोशनल है। तो ये आपको एटीट्यूड पता करना है। अब मान लीजिए कई लोगों का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है, जुपिटर बैठे हैं लगन में और जेमिनी लगन की कुंडली है नवमांश में। जेमिनी के स्वामी बुध हैं, और बुध जो है वो राहु के साथ या केतु के साथ खराब सिनेरियो में जाकर बैठे हैं। इसका मतलब आपका एटीट्यूड तो पॉजिटिव था,
लेकिन आपके जो सर्कमस्टांसेस होंगे, क्योंकि उस एटीट्यूड की एनर्जी कहाँ गई, उसके जो सर्कमस्टांसेस होंगे वो खराब होंगे। हो सकता है कि उन्हें समाज से लड़के शादी करनी पड़े, या उनकी दोनों की शादी के बीच में दोनों फैमिलीज में बहुत कम्युनिकेशन गैप या प्रॉब्लम्स आए। सो लगन ऑफ नवमांश डिसाइड करता है एटीट्यूड, लग्नेश ऑफ नवमांश सर्कमस्टांसेस ऑफ मैरिज। लग्नेश ऑफ नवमांश सर्कमस्टांसेस बताएगा कि वो कहाँ बैठा। मान लो लग्नेश शनि के साथ आके बैठ गया, तो हमें ये है कि आपकी मैरिज तो बहुत अच्छी थी, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा था, लेकिन अननेसेसरली डिले आ रहा है। अब अगर वो डिले आ रहा है तो आप उस इंसान से अगले 6 महीने में शादी करना चाहती है, और उसकी कोई दशा भी मुझे नज़र नहीं आ रही। अब दशा में कौन से घर एक्टिवेटेड होने चाहिए? लगन, द्वितीय भाव और सप्तम भाव। अच्छा, लग्न, द्वितीय और सप्तम ये एक्टिवेटेड होने चाहिए। इनके ऊपर या तो लगन की या सेकंड हाउस या सप्तम भाव के ग्रहों की दशा अंतरदशा। और अगर अंतरदशा देखनी है तो हमें नवमांश में जाना है, अगर महादशा देखनी है तो लगन में जाना है। अच्छा, अंतरदशा के लिए नवमांश। हाँ, अगर मान लीजिए महादशा है ही नहीं, 19 साल की दशा है और प्रथम सप्तम और द्वितीय की दशा नहीं, तो इसका मतलब ही नहीं कि 19 साल, तो आप अंतर देखिए। अंतर हमेशा दशाएं डिविजनल चार्ट से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स, एक्चुअल रिजल्ट्स देती हैं। तो वहाँ पे अंतर में तो आपका फर्स्ट, सेकंड या सेवंथ या उसमें बैठे ग्रहों का अंतर आएगा ही, और वो पॉसिबिलिटी दिखाता है। तो दैट मीन्स आपने एटीट्यूड देखा, फिर अपनी दशा को भी देखा, उसकी दशा को भी देखा, क्या शादी के सिनेरियो बन रहे हैं। और अगर ये कॉम्बिनेशन बनते हैं, एटीट्यूड ठीक है, आपका जहाँ पर लग्नेश जा रहा है वो सिनेरियो अच्छा है, तो देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस। और प्लस प्रश्न ने भी उसको स्टैम्प कर दिया, राइट, देन यू कैन से कि हाँ, ये आपकी शादी हो सकती है। और अगर कहीं पर भी डिस्कनेक्ट है तो वो डिले या डिनायल, वो दोनों चीज़ों को आपको ज्योतिष बता देता है कि मतलब यहाँ पर सर्कमस्टांसेस या एटीट्यूड किसी में भी अगर प्रॉब्लम है, और या आपकी दशा ही शादी नहीं दिखा रही है, देयर इज डिले इन मैरिज, तो वो फिर आप करना चाहते हैं और आपके पास टाइम बहुत कम है और फैमिली प्रेशर है, तो फिर मैं ऐसे क्लाइंट को मेंटली प्रिपेयर करता हूँ कि अभी वक्त लगेगा, या हमारे पास कुछ बहुत पावरफुल साधनाएं, मंत्र हैं, पूजा पाठ है, जिससे हम अपने प्रारब्ध के अच्छे कर्मों को जल्दी इन्वोक कर सकते हैं। और वो कैसे इन्वोक होते हैं कि आपने सुना होगा कि आप 16 सोमवार के व्रत करिए, राइट, लेकिन वो 16 सोमवार के व्रत कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था से किए गए हैं, राइट। या आपके मन में जब भी आप भगवान शिव के सामने जाएं, आप भगवान शिव को ये कभी मत बोलें कि मुझे इस शादी में क्या मिलेगा। आप भगवान शिव को कहें कि मैं इस शादी में ये सब चीज़ें अपने पति को कंट्रीब्यूट करूंगी, दूंगी। इट्स नॉट अबाउट टेकिंग, इट्स अबाउट गिविंग। तो जब आपका एटीट्यूड गिविंग का होता है ना, तो भगवान ज़्यादा जल्दी सुनते हैं, कुदरत मतलब जल्दी। मैक्सिमम मैंने जो देखा है सर कि लोग मांगते हैं कि मुझे ऐसा पति मिले, ऐसी पत्नी मिले। वो आप बोलिए कि मुझे ये पति, मैं इसको ये सब चीज़ें भगवान देना चाहती हूँ। ब्यूटीफुल। अगर आप वो एटीट्यूड से भगवान से कुछ मांगेंगे, 1 मिनट में आपको वो चीज़ मिलेगी। जैसे आपको पैसा चाहिए लाइफ में, अगर आपको पैसा चाहिए, पैसा कमाना इस दुनिया में सबसे आसान चीज़ है। कैसे? आपको पैसा देना होगा पैसा कमाने के लिए। You have to be a giver. You have to be a giver. If you start giving, money will follow you like anything. Awesome. So divine. और मैरिज विल फॉलो यू। अगर आपका एटीट्यूड हो कि मुझे मैरिज में ये सब चीज़ें, सामने वाले को लाइफ में चेंज करके कंट्रीब्यूट करना है, सबसे बड़ी बात इज्जत देनी है, मुझे कमिटमेंट देनी है, मुझे मेरे और उसके बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं होंगे। मेरा मोबाइल, मेरा घर, मेरे फ्रेंड्स, मेरे इंस्टाग्राम आईडीज, दे विल बी ओपन टू दैट पर्सन। माधवी जी, प्रिवेसी इंडिविजुअल नहीं होती है, प्रिवेसी कपल की होती है। और अगर वो एक कपल अपनी अपनी प्रिवेसी के लिए चलता है तो उनकी शादी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। प्रिवेसी इज ऑलवेज ऑफ अ कपल, नॉट ऑफ एन इंडिविजुअल। दैट्स व्हाई एक बैरियर सर खड़ा हो जाता है, क्योंकि दोनों अगर अपनी अपनी प्राइवेसी को देखते हैं, then you are not contributing in your marriage. You are looking for things in marriage, not giving. Wow. It's such a divine insight जो ऑडियंस को मिला है। आज आप लोग को पता चला कि आप अगर महादेव
से मांग रहे हैं एक अच्छा वर या फिर एक अच्छी पत्नी, तो आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए, ये सर ने अभी हमको जस्ट बताया है। सर मैंने ऐसा देखा है कि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मेरा जो पार्टनर है उसका प्रोफेशन क्या होगा, जी जी या उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी जी। होगी, ये किस तरह से कुंडली बता सकते हैं? देखिए, दो सवाल हैं ये, और ये दोनों यूनिक सवाल हैं। अगर आप उसकी फाइनेंशियल स्थिति देखना चाहते हैं तो आपको उनके चार्ट से भी कुछ ना कुछ इनपुट ज़रूर लेनी होगी, लेकिन आपके स्पाउस का प्रोफेशन कैसे होगा, ये एक 16 साल की बच्ची भी पूछ सकती है, जिसकी शादी मान लीजिए 28वें साल में होनी है। दैट इज़ ऑल्सो, लेकिन वो पहले से लिखा है उसके जीवन में। इस चीज़ को देखने के लिए आप उस बच्ची का नवमांश देखें, D9 चार्ट। अब बहुत सिंपल प्रिंसिपल आपको मैं सिखाऊंगा। एक लगन होता है, एक सप्तम भाव होता है। लगन आप है, किसी भी वर्ग कुंडली में डिविजनल चार्ट में लगन आप और आपका एटीट्यूड होता है उस वर्टिकल के लिए। D10 है तो काम के लिए, D16 है तो व्हीकल्स के लिए, D60 है तो आपके प्रारब्ध के लिए, D20 है तो आपके स्पिरिचुअल सेंस के लिए। अब नवमांश का लगन आप हैं और सप्तम भाव आपका स्पाउस है। अब जैसे लगन कुंडली में आपका प्रोफेशन 10th हाउस से देखा जाता है, जी। वन ऑफ द इनपुट है, तो नवमांश में आपके स्पाउस के घर से दशम भाव टेक्निकली नवमांश का आपका चौथा भाव होगा। अच्छा। आप 7th है ना, 7th हाउस में आपका स्पाउस बैठे हैं, तो वहां से आप गिनना शुरू करिए 10वां भाव, 10वां 1 2 3 4, तो आप जाके 4th हाउस में रुकेंगे। आपके लगन से, नवमांश के लगन से चौथा, और आपके स्पाउस से 10वां। वहां पे जो ग्रह बैठे हैं, अगर ग्रह नहीं बैठे हैं तो उस भाव का स्वामी आपके स्पाउस के प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा। मान लीजिए वहां चंद्रमा बैठे हैं, तो आप देखेंगे आपके स्पाउस आर्टिस्टिक फील्ड में या मेडिकल साइंसेस के अंदर या नरिशमेंट देने वाले, ब्यूटीफुल हाउसवाइफ। चंद्रमा माँ का कारक है, जो घर पे भोजन खिला रही है सबको, सबका पालन पोषण कर रही है। तो आपके पास ग्रहों की ब्रॉडर नॉलेज होनी चाहिए, ना कि एक छोटा सा आप एक कैरेक्टरिस्टिक देखकर आप डिफाइन करते हैं। मान लीजिए वहाँ पर बुध बैठे हैं, तो वो हो सकता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर, आईटी इनके साथ जुड़े हुए हो। अगर मंगल बैठे हैं आपके चौथे घर में, तो वो डिफेंस, अग्रेसिव, इवन मेडिकल साइंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इवन ज्योतिष। अच्छा, ऑकल्ट में भी? अकल्ट का सबसे बड़ा कारक मंगल है। अकल्ट बृहस्पति नहीं है, अकल्ट का कारक ना ही शुक्र है। अकल्ट की जो नॉलेज है वो बृहस्पति है। अकल्ट के अंदर जो डिवोशन है वो शुक्र है, लेकिन अकल्ट इटसेल्फ इज अ मंगल। तो इसका कारक मंगल है। क्यों? क्योंकि आप जब एक लगन कुंडली देखते हैं, एक काल पुरुष की कुंडली देखते हैं, अकल्ट अष्टम भाव से देखा जाता है। 8th हाउस इज अकल्ट। एक काल पुरुष कुंडली में 8th हाउस का लॉर्ड कौन है? मंगल, स्कॉर्पियो। तो मंगल इज अ ज्योतिषी। अगर कोई अच्छा ज्योतिषी होगा, उसका मंगल वेल प्लेस्ड होना चाहिए। सिंपल। तो टेक्निकली अगर मंगल बैठा है या शनि बैठा है, शनि टेक्निकल लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग, राइट, कोई ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर मैच्योरिटी हो। शनि जो है वो इंजीनियरिंग का भी कारक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी कारक है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स का जो कारक है। इसी प्रकार अगर वहाँ पर बुध बैठा हो या गुरु बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो, तो बृहस्पति लॉ का कारक है, अर्थशास्त्र का कारक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स का कारक है, बैंकिंग सेक्टर का कारक है। समवन हु इज अ बॉर्न लीडर, समवन जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास काम करेगा। तो आप नवमांश के चौथे भाव से अपने स्पाउस का प्रोफेशन जान सकते हैं। नवमांश के चौथे भाव से 10वां, हाँ, सप्तम से 10वां आपका चौथा भाव, वह आपके स्पाउस के प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। ब्यूटीफुल। सर मैंने एक रिसेंटली ये केस देखा था कि लड़के और लड़की की शादी हो गई थी एंड दे वर वेल ऑफ, दे बिलोंग टू अ वेल ऑफ फैमिली। सब कुछ बेटर था, चार्ट्स मैच कर रहे थे, हर चीज़ उनकी काफ़ी अलाइन थी, वेल अलाइन थी, वेल प्लान्ड भी थी। लेकिन शादी के जस्ट बाद उनका जो मैरिज था वो नलिफाइड हो गया फॉर
वट एवर रीज़न जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट हस्बैंड और वाइफ में एक जनरेट हुआ सडनली, ये उसमें इस तरह का हो गया कि कोई सिचुएशन ही नहीं बची जिससे वो उसको रिजॉल्व कर पाए। जी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि सब कुछ तो वेल अलाइन था, सारे प्लैनेट्स भी उनके सही थे, सारे प्लेसमेंट सही थे, मैच भी कर रही थी उनकी कुंडली। देखिए मैं इससे तो एग्री नहीं करूँगा कि उनके सारे प्लैनेट सही थे। मैं इससे एग्री कर सकता हूँ कि उनकी कुंडली मैच कर रही थी, क्योंकि मैच मेकिंग केवल 10% काम करती है, 90% और बहुत सारे योग होते हैं। जैसे मैरिज किन वजहों से टूटती है, मैं उसके बारे में आपके साथ चर्चा करूँगा। सबसे पहले तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते और आपकी शादी हो जाए, दैट मीन्स आपके नववांश के लगन में प्रॉब्लम है कोई ना कोई। मान लीजिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड भी थे, शादी भी करना चाहते थे, लेकिन आपके नवमांश के सप्तम भाव में क्रूर ग्रह बैठे हैं या अच्छे योग नहीं बन रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका जो स्पाउस है, आपके जो सर्कमस्टांसेस है मैरिज के, वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। मान लीजिए सप्तम भाव का स्वामी 12वें में चला गया या सप्तम भाव का स्वामी तीसरे में चला गया, तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है और वो क्रूर ग्रहों के साथ दृष्ट भी है या साथ बैठा है। अब सप्तम भाव से जो दूसरा भाव होता है ना, जिसको कि आपके नवमांश का अष्टम भाव बोलते हैं, वो मैरिज के लिए एक मारक भाव होता है। अच्छा। क्योंकि जैसे आपके लिए मारक भाव जो है दूसरा और सातवां भाव है, इसी प्रकार आपके स्पाउस के लिए मारक भाव अष्टम है, उसके लिए दूसरा, और आपके नवमांश के लिए अष्टम। क्या दिखाता है? अगर सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, उसके साथ क्रूर ग्रह आके बैठ गए, तो आपकी लाइफ में मैरिज में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, दुख आएगा। और वो जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, जितना वो नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग होंगे, उतने चांसेस ऑफ डिवोर्स एंड सेपरेशन जो है वो कुंडली के अंदर वहाँ पर नजर आती है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। तो सप्तम भाव का स्वामी जो है, अगर वो अष्टम में जाकर बैठ गया, तो वो अगर मेलेफिक ग्रहों से या क्रूर ग्रहों से अगर वो है साथ बैठा है, तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आएगी। अब कई मैरिजेस के अंदर ना आपके सिस्टर इन लॉ या आपके ब्रदर इन लॉ, यंगर सिबलिंग जो है, वो प्रॉब्लम बन जाते हैं शादी के अंदर। आप शादी गए, जॉइंट फैमिली थी, आपकी ननद या आपका देवर वो हमेशा शादी को ख़राब करना चाहते हैं। वो कैसे देखा जाएगा? वो देखा जाएगा आपके नवमांश के सप्तम भाव से तीसरा भाव, अगर वो छोटे बहन भाई, यानी कि आपकी नवमांश का नवम भाव बन गया। नवमांश के सप्तम भाव से तीसरा भाव, वो नवम हुआ, नवम भाव हो गया। ठीक है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके इन लॉज के ब्रदर सिस्टर्स को, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। और अगर वो बड़ी ब्रदर इन सिस्टर है या बड़ा भाई है, तो आपको पीछे जाना है 11th में, क्योंकि 7th भाव में आपका स्पाउस है, उससे 11वां भाव जो होगा वो आपके उसके बड़े बहन भाई को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर वहाँ पर कुछ खराब है या वहाँ पर एफ्लिक्शन है, तो आपके लिए एक रेड अलर्ट है, यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। इसी प्रकार आपकी जो सास का, मदर इन लॉ का घर है, आपकी स्पाउस का, वो आपका दशम भाव है नवमांश का। कैसे? अच्छा, कैसे? मान लीजिए आपका नवमांश कुंडली है, आपके स्पाउस सप्तम भाव में है, तो स्पाउस के मदर कहाँ पे होंगे? सप्तम से चौथे भाव में, जो कि आपका जो है नवमांश का 10th हाउस बना। तो अगर 10th हाउस के अंदर एफ्लिक्शंस हैं, तो मतलब मान लो राहु बैठे हैं या चंद्र राहु है या शनि राहु है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके भाग्य में आपकी जो मदर इन लॉ है, वहाँ से आपको दुख और प्रताड़ना देखने को मिलेगी। अच्छा, तो मदर से अगर बनेगी या नहीं बनेगी, ये हम यहाँ से पता यहाँ से देख सकते हैं, राइट? क्योंकि आपकी जो कुंडली है वो खुद बता रही है कि मेरा जो स्पाउस है, जो 7th हाउस में नवमांश में बैठा है, उससे जो चौथा घर है उसका, वहाँ पे खराब है चीज़ें। मतलब आपके इन लॉज में आपकी मदर इन लॉ कैन बी अ प्रॉब्लम, राइट? इसी प्रकार पंचम भाव जो है वो स्किल एरिया है आपके स्पाउस का, राइट? कि वो उसका स्किल कैसा है। कहीं शादी के बाद जैसे ही नवमांश जो है या शादी एक्टिव हुई, तो उसका स्किल गिर रहा है, वहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। छठा भाव यानी कि आपके नवमांश का 12वां और स्पाउस से छठा, 7th हाउस से, वो दुश्मनों को दिखाता है, द पीपल हु आर अगेंस्ट। अच्छा, राइट? और अगर सप्तम भाव का स्वामी ही लगन में जाके बैठ जाए या लगन का स्वामी सप्तम में आ जाए, तो इसको अर्धनारीश्वर योग बोलते हैं।
इसमें क्या होता है इसमें सर? आप उनको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ओह! तो ये आप नेगेटिवली वर्क ये करता है? नेगेटिवली वर्क करता है। इट इज़ अ नेगेटिव योगा। हुँ, आप बहुत से इंदिरा गांधी जी की कुंडली में देखिए, आपको पता लगेगा। हुँ। व्हेन द लगन लॉर्ड गोज टू द सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड गोज टू द लग्न। तो ये ये अर्धनारीश्वर। यस, इट्स अर्धनारीश्वर योगा। इट्स अ प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि इस कलयुग में अर्धनारीश्वर कोई है ही नहीं, कोई शिव और शक्ति है ही नहीं। हम कलयुग में हैं, कलयुग राहु प्रधान है। जी। यहाँ पर आपकी डिजायर्स बहुत डोमिनेट कर रही हैं। आपके जो स्पाउस के हिडन सीक्रेट्स हैं, जो गलतियां हैं, वो आपका सेकंड हाउस है नववांशा, क्योंकि आपके स्पाउस से वो 8वां है। और आपका तीसरा भाव आपके फादर इन लॉ को रिप्रेजेंट करता है नववांश के अंदर, क्योंकि 7th से वो 9th है। अच्छा, अगर 7 से 9th। हाँ, आपके तीसरे भाव में अगर अफ्लिक्शन है तो दैट मीन्स प्रॉब्लम इज गोइंग टू कम फ्रॉम फादर इन लॉ। ओह! आप समझ रहे हैं इन सब हुँ, चीजों को? तो इस प्रकार हम पूरे परिवार, अभी जैसे मेरे पास पीछे केस आया, तो वो लड़की कह रही थी कि नवनीत सर, मैं तो डिवोर्स लेना चाहती हूँ इनसे, मुझे नहीं इनके साथ रहना। तो मैंने देखा कि उनका सप्तमेश तो बहुत अच्छा वेल प्लेस्ड है, सप्तम भाव की स्थिति भी बहुत अच्छी है। तो दशम भाव जो था उसके अंदर सूर्य, शनि और केतु, अच्छा। ये 3 ग्रह बैठे हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एक तो आपके हस्बैंड आपसे दूर रहते हैं क्योंकि चौथे घर में राहु है, तो दैट मीन्स कि आपके प्रोफेशन, जो आपके स्पाउस का प्रोफेशन बहुत टेक्निकल प्रोफेशन है। वो बोले हाँ, वो एआई इंजीनियर हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं इधर उधर। हुँ, तो मैंने कहा आपकी मैरिज में जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो मदर इन लॉ है, ओह! कि वो आपके लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती हैं आपके हस्बैंड के एब्सेंस में, जो बहुत प्रॉब्लमेटिक और आपसे मैनेज नहीं होती है। एंड शी वॉज अस्टॉनिश्ड, कह रही कि आप ज्योतिष में ये सब चीज़ें कैसे पता लग सकती हैं कि आप रेदर देन पूरी इन लॉज की फैमिली को छोड़कर आप टिपिकली मदर इन लॉ पे पहुंच गए, हाउ कुड यू नो दैट? हुँ, मैंने कहा वो आपके स्पाउस की कुंडली पे भी मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कुंडली से मुझे इस क्लियर नज़र आ रहा है कि आपकी मैरिज में ये प्रॉब्लम है। और और किसकी फिर वजह से हो रही है? यस, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम लाइफ के अंदर आ रही है। एंड देन कहती फिर इसका क्या सॉल्यूशन है? तो एक तो मैंने उनको थोड़ा पेशेंस बताया, उनको ये मोटिवेट किया कि आपके स्पाउस बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके मदर इन लॉ ओवर पोजेसिव है, डिसिप्लिन्ड हैं और इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, रूथलेस डिसीजन लेते हैं घर के लिए। और आपके जो फादर इन लॉ है वो बहुत सपोर्टिव नज़र आ रहे हैं मुझे। अरे बिल्कुल ठीक कहा आपने, फादर इन लॉ तो बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि मेरा तीसरा भाव जो नववांश का है वो बहुत अच्छा है। वहाँ पर शुक्र बैठे थे तो बहुत पॉजिटिव। मैंने कहा वो बहुत डिवोटी है, आपको प्यार भी करते हैं। तो बिल्कुल करते हैं सब, लेकिन मेरे मदर इन लॉ हमेशा प्रॉब्लम्स। तो मैंने कहा आप थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए, वक्त आएगा आपकी दशा बदलेगी। कुछ मैंने उनको मंत्र दिए जिससे कि उनके मन की शक्ति बढ़ सके, उनका माइंड स्ट्रांग हो सके। तो उन्होंने वो किया। फिर 1-1.5 साल निकला, फिर वो मेरे पास आए, बोले नवनीत सर आप मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, वाओ! थैंक्स टू ऑल योर मंत्रस, नहीं तो मेरी ऑसम। शादी टूट जाती। और समहाउ अब मेरे जो स्पाउस हैं वो मुझे अपने ट्रिप्स पे भी साथ लेके जाते हैं, तो मेरा घर पे समय कम बीतता है, मैं बाहर जाती हूँ, मैं इंजॉय करती हूँ। तो धीरे धीरे मेरी शादी जो है लाइफ के अंदर ठीक हो रही है। तो इस तरह से जब आप किसी को देखें, जैसे आपने कहा कि इमीडिएट शादी हुई, और फिर वी हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू प्रोब कि वो कहाँ पर प्रॉब्लम है, किस एरिया में प्रॉब्लम है। अगर उसके कुछ बनते उपाय हैं तो वो देख के शादी बचा सकते हैं हम, लेकिन हो सकता है कि शादी बचना उनके भाग्य में हो और हम उसका जरिया बने। सर ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि 2 लोगों की शादी हो जाए, शादी के बाद वो दोनों एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन पहले ज्योतिष में इसका इंडिकेशन ना मिले? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसे मान लीजिए कि आपकी इंडिविजुअल कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं। जैसे ही शादी होगी आपका सप्तम भाव एक्टिवेट होगा, या आपकी लाइफ में कोई भी पार्टनरशिप आपकी होगी तो 7th हाउस एक्टिवेटेड होगा। अब उसका स्वामी छठे भाव में बैठा है, जैसे ही शादी होगी वो इंसान जिससे आपकी शादी हुई है वो सिर्फ एक नेम प्लेट, एक जरिया बनेगा, यू नो दैट पर्सन, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली छठा भाव एक्टिवेट कर रही है। रोग, शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, लिटिगेशन,
या ऐसी सप्तमेश अष्टमेश में आके बैठ जाए, अष्टम भाव में आके बैठ जाए, तो शादी के बाद एकदम से एक्सीडेंट हो गया, लॉस हो गया, और लोग कहते हैं जब से बहू आई है उसने हमारा एक्सीडेंट करवा दिया हमारा ये, जबकि कुंडली आपकी थी, आपका 7th हाउस एक्टिवेट हुआ था और उसने अष्टम भाव को भी एक्टिवेट कर दिया था। तो इस प्रकार जब आप ऐसे किसी इंसान के साथ शादी कर रहे हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो हम सामने वाले को बताते हैं कि आपको ये चैलेंज आएगा कि चाहे आपकी ए पर्सन से शादी हो, चाहे बी से चाहे सी से, आपका वो घर एक्टिवेट होने वाला है, परंतु आप कोई ऐसी लड़की के साथ भी शादी करिए जिसकी कुंडली में इंडिविजुअल शादी में सुख हो। अच्छा। लेकिन वो भी आपको तभी मिलेगी जब आपका प्रारब्ध अच्छा है। ये कैसे पता चलेगा सर कि किसी की शादी में इंडिविजुअली सुख है? मान लीजिए सप्तम भाव का स्वामी चौथे घर में बैठा, बहुत पावरफुल होके बैठा, सप्तम का स्वामी दशम भाव में बहुत पावरफुल होके बैठा है, नवम भाव में बहुत पावरफुल होके बैठा है, तो जिसको हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं पर जैसे शादी हुई मेरा प्रोफेशन बड़ा अच्छा हो गया, 7th लॉर्ड वॉज इन 10th हाउस, शादी होते ही पैसे आने शुरू हो गए, हाँ, शादी होते ही घर बन गया, राइट। तो अगर सप्तमेश पॉजिटिवली कहीं पे कुंडली में बैठा है, अच्छे घरों में बैठा है, तो शादी के बाद प्रॉस्पेरिटी है। अगर सप्तमेश कहीं ना कहीं पर एफ्लिक्टेड है या दुस्ताना भावों में है या न्यूट्रल भावों में है लेकिन एफ्लिक्टेड है, तो आपके शादी के बाद चैलेंजेस है। और चैलेंजेस भी दो प्रकार के, एक एक्सटर्नल चैलेंजेस, एक इंटरनल चैलेंजेस। एक्सटर्नल मतलब सर्कमस्टांसेस, इंटरनल मतलब सर्कमस्टांसेस तो बाहर से बहुत अच्छे यूनिक कपल, बेस्ट कपल, और घर आते वो मुंह मोड़ के सो रहे हैं, झगड़ा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स D9 से, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट D1 से देखे जाते हैं। सेम प्रिंसिपल्स हम D9 में भी अप्लाई करते हैं। सर मंत्र साधना आपने बोला, साधना और मंत्रोच्चारण, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मैलेफिक प्लैनेट्स के इम्पैक्ट को कम करने के लिए? देखो, द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट आई मस्ट से, इसमें सबसे पहले आपकी पेशेंस बढ़ जाती है। देखो, सप्तम भाव जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें तुला राशि में उच्च शनि होता है। शनि का एक ही मैसेज है कि पेशेंस रखिए। तो जब आप मंत्र जाप करते हैं, एक तो आपके अंदर पेशेंस आती है, आप बहुत पेशेंट हो जाते हैं, हर एक इम्पल्स को 2 मिनट के लिए रोक लेते हैं और फिर वो इम्पल्सिव बनता ही नहीं है। दूसरी चीज़ है, मंत्र जाप से आप अपनी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। आपको मंत्र जाप, पूजा पाठ ये मोटिवेट करते हैं कि नवनीत तेरे में क्या गलती है, वेयर आर यू रॉन्ग करने के लिए, वेयर आर यू रॉन्ग। हाँ, तो ऐसे एक वो स्टोरी है कि भगवान शिव हर जगह जा रहे थे और वो दुखी हो गए, लोग ये मांग रहे वो मांग रहे, तो वो नारद जी के पास गए। नारद जी को बोलते कोई ऐसी जगह बताओ, कैलाश बताओ, केदारनाथ बताओ कि जहाँ पर मैं इनको, ये मेरे पास आ ही ना सके। तो उन्होंने बोला कि आप इंसान के मन में जाके बैठ जाओ, आपके पास कोई नहीं आएगा। इसीलिए भगवान शिव आपके मन में बैठते हैं, और जब आप अपने मन के अंदर जाते हैं तो आपको वहाँ भगवान मिलते हैं। तब आपको रियलाइज़ होता है कि मेरी भी यहाँ पे इतनी गलती है, मुझे भी पेशेंस रखनी, मुझे भी बदलना है। ये सब चीज़ें जो है आपकी मैरिड लाइफ को बचाती हैं। अद्भुत, सो डिवाइन। सर मैंने ये देखा है आजकल कि लोगों को मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं कि रिश्ता बाहर से आ रहा है लेकिन स्कैम्स में फंस रहे हैं। क्या उसको भी, स्कैम्स को हमारी कुंडली बताती है? बिल्कुल बताती है। अगर आपके सप्तम भाव का संबंध राहु के साथ बनता है, या आपकी जो दशा है वो राहु चल रही है, या आपकी कोई भी ऐसा ट्रांजिट है जिसमें लगन के ऊपर, द्वितीय भाव के ऊपर या सप्तम भाव के ऊपर राहु का कोई भी संबंध बन रहा है, या बाधक ग्रह का संबंध बन रहा है, या बाधक का सप्तम, अष्टम और आत्मा कारक के साथ संबंध बन रहा है, तो आप जहाँ भी एफर्ट अपना लेकर जाएंगे वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, स्कैम्स होंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि पूरे चार्ट को हम इन टोटलिटी देखते हैं। सर कोई भी मैरिज लॉन्ग लास्ट करेगी और जैसे कहता है सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली लोग सेलिब्रेट करेंगे, ये कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो इंडिविजुअल लॉन्जिविटी देखनी होती है। जैसे एक छोटा सा सूत्र बताऊंगा कि अगर नवमांश में
आपके लगन में सूर्य बैठे हैं तो आपकी आयु आपके स्पाउस से ज़्यादा होगी। अच्छा। और अगर सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं तो आपके स्पाउस की आयु आपसे ज़्यादा होगी। लेकिन ये दी प्रिंसिपल नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल। हमें एक इंडिकेशन मिली, फिर हम इंडिविजुअल लॉन्जिविटी चेक करते हैं कि किसका। अब अगर लॉन्जिविटी दोनों की अच्छी है और फिर सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति अच्छी है लगन में, नववांश में, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अच्छा है, इंटरनल एनवायरनमेंट अच्छा है, तो फिर 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स होंगे। देयर विल बी सेलिब्रेशंस, राइट। और अगर इन सब चीज़ों में किसी की कमी है या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो वो है। सर, मेरे एक व्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि माधवी दी, ये कैसे पता चलेगा कि हमारा आज जो पार्टनर है वो हमारी पास्ट लाइफ से आया है? क्या ये भी कुंडली बता सकती है? देखिए, आपका जो लाइफ में कोई भी लाइफ पार्टनर बन के आता है वो पास्ट लाइफ से ही आता है। रियली? राइट, क्योंकि किसी का हाईएस्ट लेवल पे काम, क्रोध, लोभ, मोह का जिसका सेटलमेंट होगा आपके साथ जीवन में, वही आपका लाइफ पार्टनर है। क्योंकि मैक्सिमम कार्मिक सेटलमेंट आप अपने स्पाउस के साथ ही करते हैं। अच्छा। चाहे वो क्रोध का हो, चाहे लाभ का हो, मोह का हो या फिजिकल रिलेशंस का हो, तो ये सारा सेटलमेंट आपका लाइफ पार्टनर, तो वो आपका प्रारब्ध ही है। हाँ, ये सवाल पूछा जा सकता है कि वो आपका सोलमेट है कि नहीं। हाँ, ये कैसे पता लगेगा अब सर? सोलमेट तो आपका बच्चा भी आपका सोलमेट हो सकता है, घर का एक पेट भी आपका सोलमेट हो सकता है। लेकिन नवमांश कुंडली में और लगन कुंडली में सूर्य से ऑपोजिट जो भाव है उसमें जो ग्रह बैठे हैं, या सूर्य से ऑपोजिट भाव का जो राशिनाथ है, मतलब मान लीजिए आपका सूर्य मिथुन में है और उसका राशिनाथ बिल्कुल ऑपोजिट बृहस्पति है, तो अगर आप किसी से बृहस्पति की महादशा में मिले हैं और अंतरदशा फिर से D9 में जाएंगे, तो सूर्य जहाँ बैठा है नवमांश से, उसके ऑपोजिट जो राशि है उसके स्वामी की अंतरदशा में आप अगर किसी से मिले हैं तो वो आपका सोलमेट है, जिससे आप मिले और फिर आपकी शादी हुई। अच्छा। और ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा। मैंने सोलमेट्स की डिवोर्सेस भी होते देखे, क्योंकि आपके वो सोलमेट थे, उनका उतना ही कार्मिक संबंध था और फिर आपके और उनकी कुंडली में डिवोर्स के योग थे। ओह। सो सोलमेट इज़ अ वाइब्रेशन। जब आपकी वाइब्रेशन मैच कर रही होती हर चीज़ को लेकर, आपकी सोच मैच कर रही होती हर चीज़ को देखकर, दैट इज़ अ सोलमेट। अब उसको हमने इतना डिवाइन बना लिया, इतना हाइप क्रिएट कर लिया सोलमेट का, कि एक 16 साल की लड़की भी 17 साल के लड़के को बोलती है कि ये मेरा सोलमेट है। क्योंकि फेयरवेल वाले दिन या स्कूल में किसी पार्टी के दिन दोनों के बाई चांस कपड़े सेम थे, या उनका कलर सेम था, राइट, या खाने में दोनों को एक जैसी चीज़ें पसंद थी, या दोनों को एक पॉइंट पे एक ही भगवान पसंद है और एक ही तरह के वो मंत्र करते हैं। दिस मे नॉट बी द क्राइटेरिया ऑफ अ सोलमेट। सर, ऐसी रेमेडी मैं अपनी ऑडियंस के लिए जानना चाहूँगी जिससे उनकी लाइफ, उनके मैरिज और प्रॉस्पर हो जाए, और अगर कोई ढूंढ रहा है एक राइट पार्टनर तो उससे उसको हेल्प मिले। देखो, 3 रेमेडीज हैं। पहली, लर्न टू रिस्पेक्ट। सामने वाले की प्यार से ज़्यादा ज़रूरी इज्जत है। लोग पहले प्यार करते हैं फिर बाद में इज्जत करना सीखते हैं, जो मैरिजेस में कॉन्फ्लिक्ट लगता है। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करना जानते हैं और फिर उससे प्यार करते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट रेमेडी। किसी भी रिश्ते की बुनियाद रिस्पेक्ट है। ब्यूटीफुल। राइट। सेकंड, विल पावर। अगर आपके अंदर विल पावर और पेशेंस नहीं है, अपने मंगल को स्ट्रांग कीजिए। सबसे ज़्यादा विल पावर हनुमान जी में थी। आप हनुमान जी की साधना करिए, आप अपनी लाइफ को हनुमान जी को डेडिकेट कर दीजिए, आप में विल पावर आनी शुरू हो जाएगी। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी है तुलसी की सेवा। यह पुरानी प्रथा है कि हमारी पेरेंट्स, दादी हमेशा तुलसी के नीचे दिया जलाया करती थी। तुलसी ने तो विष्णु जी को भी एक्सेप्ट नहीं किया, राइट, इतनी डेडिकेशन मैरिज के लिए। तो तुलसी की सेवा मंडे टू सैटरडे रोज़ तुलसी के नीचे एक दिया जलाएं, क्योंकि संडे को तुलसा मैया की पूजा नहीं होती है। ऐसा क्यों? उसके पीछे प्रारब्ध स्टोरी है। सूर्य, शिव, राइट, कि तुलसी की लड़ाई शिव जी से है। अच्छा। राइट, सूर्य प्रत्यादि देवता है, भगवान शिव के साथ एसोसिएटेड है, तो सूर्य को नहीं पूजा जाता है। वो सूर्य के दिन, संडे के दिन तुलसी मैया को नहीं पूजते। इसके पीछे और भी बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है।
लेकिन मंडे टू सैटरडे आप तुलसी के नीचे दिया जलाइए, आपकी धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी शादी अच्छी होगी। एक चौथा उपाय जो मैंने बहुत दिया वो ये था कि आप अमावस्या के दिन अपने घर पे शिव महापुराण लेकर आएं और रोज़ आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट शिव महापुराण पढ़ना शुरू करें। शिव महापुराण इसलिए है, केवल मात्र पढ़ने से और सुनने से आपके जन्मों के कई नेगेटिव कर्म नष्ट हो जाते हैं अपने आप। हाँ जी, पढ़ने से अपने आप पढ़िए, किसी गुरु, किसी टीचर, किसी मेंटर के थ्रू अगर आप पढ़े तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन शिव महापुराण को साक्षात शिव का रूप समझें, उसको आदर के साथ मंदिर में, नॉर्थ ईस्ट में एक बुक स्टैंड के ऊपर सिल्क के कपड़े में लपेट कर आदर से, ऐसे लगे कि जैसे महादेव खुद आकर बैठे, उस प्रकार आप उसको रखकर उतना इज्जत सम्मान दे के एक चैप्टर, आधा चैप्टर रोज पढ़िए। आप देखेंगे आपके वैवाहिक जीवन में धीरे धीरे आपका माइंडसेट पॉजिटिव होने लगेगा। दिल में श्रद्धा होनी चाहिए और भक्ति होनी चाहिए, रिस्पेक्ट ही। ऑसम सर, अमावस्या ही क्यों? अमावस्या भगवान शिव को अति प्रिय है, क्योंकि अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल एक साथ होते हैं किसी भी राशि में। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम शिवा एंड माँ पार्वती। तो उस दिन सीधी डायरेक्ट ब्लेसिंग्स आएगी जो भी उसको पढ़ेगा। और उसके बिल्कुल बाद प्रतिपदा शुरू होती है, तो नया जीवन, नया चंद्र, नया राइजिंग लाइफ का। इसलिए अमावस्या शिव महापुराण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अद्भुत। अगर आपके अंतर्मन में ऐसा कोई सवाल चल रहा है जो आप चाहते हैं हम नवनीत सर से आने वाले एपिसोड्स में लें, तो उसे ज़रूर शेयर करिए। एंड आई एम श्योर आज आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल गए होंगे, क्योंकि सर ने इतनी खूबसूरती से समझाया है कि किस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपका जीवन, आपका वैवाहिक जीवन किस दिशा में आगे बढ़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इससे शादी करनी है तो क्या वो मैरिज कल्मिनेशन तक पहुंचेगी। आज इन सभी बातों के साथ में मैं इस जर्नी को यहीं पे विराम देती हूँ। आगे मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ में, और हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे नवनीत सर से। आज के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच सर जॉइनिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इतना कुछ आपने बताया, थैंक यू। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।